Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। केमिस्ट्री देख रहे हैं। आज जो टॉपिक हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में वो है रेडियो सक्रियता अर्थात रेडियो एक्टिविटी। रेडियो सक्रियता क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, आज की वीडियो में बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग समझने वाले हैं। तो आपसे आग्रह है कि लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। चलिए, प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व है ना, प्रकृति में पाए जाने वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर है ना, स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन मतलब इमिशन, कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? ये रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। सबसे पहले रेडियो सक्रियता क्या है या रेडियो सक्रिय एलिमेंट या रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, इसी की परिभाषा दी गई है, हम लोग ढंग से समझेंगे। क्या बोला? प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर, विखंडित होने में कोई बाहरी प्रयास नहीं किया जा रहा है, वह स्वतः अपने आप खुद ब खुद विखंडित हो रहा है ना। तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर, अपने आप विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणें है ना, कुछ अदृश्य किरणों का, इनविजिबल वेव या अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं, इमिशन करते हैं, करते रहते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो खुद ब खुद या स्वतः जो है विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करे, उस पदार्थ को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ या रेडियो सक्रिय तत्व कहेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। वे प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व या वे पदार्थ, वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर, खुद ब खुद विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करे। कुछ अदृश्य किरण कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसी किरणें जो किरण तो दिखाई दे लेकिन वो अदृश्य हो, तो अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। इसमें कहीं कुछ नहीं है कि रेडियो सक्रिय तत्व वही है जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करेगा। ऐसे तत्व को हम रेडियो एक्टिव तत्व या रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। बस इसमें सिर्फ एक बात जो आपको ध्यान रखना है, वह कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन, कुछ अदृश्य किरणों का जो उत्सर्जन है वह उससे निरंतर होते रहता है, कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। बस जो तत्व है ना हमेशा या स्वतः कुछ अदृश्य किरणों का निरंतर उत्सर्जन करते रहते हैं, उन तत्वों को हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। चलिए ठीक है, डिफिनेशन कोई दिक्कत नहीं। तथा यह घटना रेडियो सक्रियता कहलाती है। अब उससे जो अदृश्य किरणें उत्सर्जित हो रही है, यह घटना क्या कहलाती है? रेडियो सक्रियता कहलाती है। इन रेडियो सक्रिय, ये जो है इन रेडियो सक्रिय तत्वों से निकलने वाली अदृश्य किरणें रेडियो सक्रिय किरणें कहलाती है। अब उस रेडियो सक्रिय तत्व से जो अदृश्य किरणें निकल रही है, उस किरणों को क्या नाम दिया गया? रेडियो सक्रिय किरणें है ना, रेडियो सक्रिय किरणें। पहले सेंटेंस में आपने देखा कि रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय तत्व क्या है। दूसरा में आपने देखा कि जो किसी भी तत्व से स्वतः अदृश्य किरणों का जो उत्सर्जन होते रहने का गुण है, वह जो है वह निकलते रहने की जो गुण है वह क्या कहलाती है? यह घटना रेडियो सक्रियता कहलाती है। और इन रेडियो सक्रिय तत्व से निकलने वाली अदृश्य किरणें रेडियो सक्रिय किरणें कहलाती है। यहां तक तीन चीज हो गया। रेडियो सक्रिय तत्व किसको कहते हैं, रेडियो सक्रियता क्या है और रेडियो सक्रिय किरणें क्या है, ये तीनों ही चीज आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज 1896 में, रेडियो सक्रियता की खोज 1896 में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल है ना, हेनरी बेकरेल ने 1896 में रेडियो सक्रियता की खोज की। किसने? हेनरी बेकरेल ने 1896 में सबसे पहले रेडियो सक्रियता की खोज 1896 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल ने की थी। इन्होंने पाया, अब हेनरी बेकरेल ने क्या पाया इसको देख लेते हैं। इन्होंने पाया कि, इसको हमने ग्रीन कलर से लिखा है, इन्होंने पाया कि यूरेनियम तथा यूरेनियम लवणों से, हेनरी बेकरेल ने पाया कि यूरेनियम तथा यूरेनियम लवणों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः उत्सर्जित होते रहता है ना, हमेशा स्वतः कुछ किरणें निकलते रहती है, उत्सर्जित होते हैं। प्रारंभ में इन अदृश्य किरणों को बेकरेल किरणें कहा गया। प्रारंभ में इन अदृश्य किरणों को क्या कहा गया? बेकरेल किरणें। क्या कहा गया? बेकरेल किरणें। और स्वाभाविक सी बात है, यह हेनरी बेकरेल के नाम पर रखा गया, बेकरेल किरणें। तो बेकरेल किरणें क्यों कहा गया? क्योंकि रेडियो सक्रिय की खोज सबसे पहले जो है 1896 में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल ने की। जब हेनरी बेकरेल ने सबसे पहले रेडियो सक्रियता की खोज की है ना, रेडियो सक्रियता की खोज 1896 में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल ने की, तो इन्होंने क्या पाया कि यूरेनियम में
तथा यूरेनियम लवणों में, जो यूरेनियम है और जो यूरेनियम के लवण हैं, यूरेनियम में तथा यूरेनियम लवणों से कुछ अदृश्य किरणें अपने आप, यूरेनियम से या जो यूरेनियम लवण है उससे कुछ अदृश्य किरणें स्वतः मतलब अपने आप जो है उत्सर्जित होते हैं। जब यूरेनियम में या यूरेनियम के कुछ लवणों से कुछ प्रकाश स्वतः जो है उत्सर्जित होता हुआ मालूम हुआ, तो हेनरी बेकरेल ने उससे उस यूरेनियम से या यूरेनियम लवण से स्वतः निकलते प्रकाश का नाम क्या रखा? बेकरेल किरण। क्या रखा? बेकरेल किरण, या उसको बेकरेल किरणें कहा गया क्योंकि सबसे पहले हेनरी बेकरेल ने इसका खोज किया, या सबसे पहले इस तरफ ध्यान हेनरी बेकरेल ने दिया। ये 1896 की ही घटना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है 1896 के बाद 1898 में 1898 में मैडम क्यूरी। जी हाँ, मैडम क्यूरी, इस नाम से आप परिचित हैं, हमें उम्मीद है कि आप इनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। 1898 में मैडम क्यूरी जो है पोलैंड, जो वारसा है पोलैंड जिस समय की हम बात करते हैं मैडम क्यूरी का पूरा नाम जो है मारिया सोलोमिया है ना, मारिया सोलोमिया स्कोलोडोवस्का। ये जो है, चूंकि आप जानते हैं पोलैंड की रहने वाली थी ये, इसलिए उधर का नाम था मारिया सोलोमिया स्कोलोडोवस्का, ये उनका पूरा नाम था। लेकिन बाद में इसका नाम क्यूरी, जब इनके जीवन साथी जो है पियरी क्यूरी से इनका विवाह हुआ, तो उनका जो टाइटल है क्यूरी, वो यहाँ पर आ गया क्यूरी, है ना, क्यूरी। और यही चीज़ बाद में मैडम क्यूरी, यहाँ से जो है मैडम क्यूरी के नाम से इनको जाना लगा। तो हम पहले मैडम क्यूरी के बारे में इसलिए इतना बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी महिलाओं में से इनकी गिनती आती है और बहुत ही विलक्षण वैज्ञानिकों में से एक हैं। इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और इनकी आने वाली पीढ़ी में अब तक 5 नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब आपको अंदाजा इस बात का चल गया होगा कि मैडम क्यूरी जो है, आप उससे उनकी छवि के बारे में कुछ कल्पना कर सकते हैं, इसलिए हमने इसके बारे में बताया। इनका पूरा नाम मारिया सोलोमिया है ना स्कोलोडोवस्का क्यूरी था और इनका जन्म जो है 7 नवंबर 1867 को जो है वारसा कांग्रेस पोलैंड, ये जो है ना वारसा कांग्रेस पोलैंड की निवासी थी, पोलैंड में। और जो है रूसी, जो कि उस समय जब पोलैंड था वह रूसी साम्राज्य के अंतर्गत थी, रूसी साम्राज्य के अंतर्गत हुआ था। इनके जन्म के समय जो पोलैंड है वो जो है रूसी साम्राज्य के ही अंतर्गत आता था और वहीं पर जो है पोलैंड जो है वारसा जो है पोलैंड में एक स्थान था जहां इनका जन्म हुआ था। आप जानते हैं कि जो पोलोनियम तत्व है ना, उनकी खोज मैडम क्यूरी ने की है और उसका नाम, ये जो पोलैंड है उसी के नाम पर पोलोनियम रखा गया है। तो पोलोनियम, पोलैंड से ही पोलोनियम बना है और ये रखा गया है मैरी क्यूरी के द्वारा। खैर, इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। इनका जीवन साथी जो था मैडम क्यूरी का, वो है पियरे क्यूरी। इनसे जो है इनका विवाह हुआ और आप जन्म देख रहे हैं 1867 में। देखिए, इतना थोड़ा सा इसलिए इसमें जा रहे हैं डीप में क्योंकि जिसका खोज किया, अभी आप इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेडियो एक्टिविटी में कितना बड़ा योगदान है मैडम क्यूरी का। ये चीज़ अभी आपको समझ में आएगी, इसलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जिन्होंने जो चीज़ दिया उसको अगर हम आने वाली और भी लाखों पीढ़ियां अगर पढ़ेंगी तो थोड़ा सा तो उनको याद करना भी बनता है। तो ये जो है मैडम क्यूरी जो है मित्र, ये एक फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक थे, भौतिक विज्ञानी थे और इन्हीं से जो है मैडम क्यूरी से उनका विवाह हुआ और ये हुआ 1895 में, 1895 में मैडम क्यूरी का विवाह पियरे क्यूरी से हुआ, जो एक फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक थे। और जो है कुछ दिन इसके बाद जो है, अभी आप इसमें पढ़ेंगे, 1898 में मैडम क्यूरी तथा उनके पति पियरे क्यूरी, इनके पति कौन हो गए? पियरे क्यूरी ने यह सुझाव दिया कि यूरेनियम, क्या सुझाव दिया? यूरेनियम और इसके यौगिकों से बेकेरेल किरणों या भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं कर, है ना। बेकेरेल किरणों का निकलना एक परमाणु जनित क्रिया, एटॉमिक फिनोमेनन है और यह विशिष्ट गुण यूरेनियम की रासायनिक स्थिति या भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता। ये स्टेटमेंट को फिर से देखिएगा। 1898 में मैडम क्यूरी तथा उनके पति पियरे क्यूरी ने यह सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? यह सुझाव दिया कि यूरेनियम और इसके यौगिक से, जो यूरेनियम है और जो यूरेनियम के यौगिक हैं, यूरेनियम और इसके यौगिक से
बेकेरेल किरणें का निकलना एक परमाणु जनित क्रिया है। यूरेनियम से, है ना, और इसके यौगिकों से, यूरेनियम से और यूरेनियम के यौगिकों से बेकेरेल किरणों का या बेकेरेल किरणों का निकलना एक परमाणु जनित क्रिया है, अर्थात एटॉमिक फेनोमेनन है। और यह विशिष्ट गुण यूरेनियम की रासायनिक स्थिति या भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता। अब जो है, जो उससे यूरेनियम से या यूरेनियम के यौगिकों से जो किरणें निकल रही है, जिसको कि बेकेरेल ने बेकेरेल किरणों का नाम दिया था 1896 में, उसी किरणों के बारे में जो क्यूरी दंपत्ति है, अर्थात जो क्यूरी, मैडम क्यूरी और उनके पति जो पियरे क्यूरी थे, इन दोनों ने सुझाव दिया कि यूरेनियम और उसके यौगिक से बेकेरेल किरणों का निकलना एक परमाणु जनित क्रिया है। ये क्या है? एक एटॉमिक फिनोमिनन है, मतलब कि यह जो है परमाणु जनित क्रिया है और यह विशिष्ट गुण यूरेनियम की रासायनिक स्थिति या भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। यूरेनियम में जो ये गुण पाया जा रहा है अपने आप प्रकाश के निकलने का, यह जो है उसके किसी रासायनिक या भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं है। यूरेनियम से या यूरेनियम के यौगिकों से स्वतः प्रकाश का उत्सर्जित होते रहना, यह जो है यूरेनियम के रासायनिक अवस्था पर डिपेंड नहीं करता है और उसके भौतिक अवस्था से भी उसको कोई लेना देना नहीं है। तब फिर उसको लेना देना किससे है? तो वह जो प्रकाश का निकलना है वह एक एटॉमिक फिनोमिना है, अर्थात एक परमाणु जनित क्रिया है। यह बात किसने कही? ये कही क्यूरे दंपत्ति ने, अर्थात मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैडम क्यूरी तथा उनके पति पियरे क्यूरी ने यह सुझाव दिया कि यूरेनियम और उसके यौगिक से बेकेरेल किरणों का निकलना एक परमाणु जनित क्रिया है, एक एटॉमिक फिनोमिनन है और यह विशिष्ट गुण यूरेनियम के रासायनिक स्थिति, है ना, यूरेनियम के रासायनिक स्थिति या भौतिक अवस्था, यूरेनियम की रासायनिक स्थिति या भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। अगर यूरेनियम से या यूरेनियम के यौगिकों से स्वतः कोई प्रकाश की किरणें निकल रहा है, जिसको आप बेकेरेल किरणें कह रहे हैं, तो वह प्रकाश की किरणें यूरेनियम की रासायनिक अवस्था पर डिपेंड नहीं करता है, यूरेनियम के भौतिक अवस्था पर डिपेंड नहीं करता है। तो वह किस पर डिपेंड करता है? तो उस बेकेरेल किरणों का, उस स्वतः निकलने वाली प्रकाश की किरणों का, उस स्वतः होने वाली उत्सर्जित किरणों का जो रीजन है वह क्या है? एक परमाणु जनित क्रिया है, एक एटॉमिक फिनोमेनन है। यह बात किसने कहा? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। 1898 में ही मैडम क्यूरी एवं स्मिडट, है ना, स्मिडट ने अन्य रेडियो सक्रिय पदार्थों की खोज की। अन्य रेडियो सक्रिय पदार्थों की खोज के क्रम में बतलाया। अब देखिए, मैडम क्यूरी और जो है इनके साथ स्मिडट, ये स्मिडट क्यूरी नहीं है, ये अलग वैज्ञानिक हैं। 1898 में मैडम क्यूरी एवं स्मिडट ने अन्य रेडियो सक्रिय पदार्थों की खोज के क्रम में बतलाया कि थोरियम धातु, क्या बतलाया? थोरियम धातु के तत्व में भी रेडियो सक्रियता पाई जाती है। यहाँ पर फिर एक खोज हुआ, इसमें भी मैडम क्यूरी शामिल हैं और मैडम क्यूरी के साथ हैं स्मिडट, ये अलग वैज्ञानिक हैं। मैडम क्यूरी और स्मिडट ने अन्य रेडियो सक्रिय पदार्थों की खोज के क्रम में, जब रेडियो सक्रिय पदार्थों की खोज होना शुरू हुआ और सब जो रेडियो सक्रिय पदार्थ खोजे जाने लगे, उसमें मैडम क्यूरी और स्मिडट ने अन्य रेडियो सक्रिय पदार्थों की खोज के क्रम में बतलाया कि थोरियम धातु, जो थोरियम धातु है, जो थोरियम मेटल है, थोरियम धातु के तत्व भी रेडियो, है ना, थोरियम धातु के तत्व में भी रेडियो सक्रियता पाई जाती है। यूरेनियम से अब आ गया थोरियम, कि जो थोरियम मेटल है इसमें भी रेडियो एक्टिव चीज जो है, गुण जो है इसमें पाया जाता है। थोरियम धातु के तत्व में भी रेडियो सक्रियता पाई जाती है। जो थोरियम धातु है उसमें भी रेडियो सक्रियता का गुण है, वह भी रेडियो सक्रिय एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये खोज किसने किया? तो इस थोरियम का खोज किया मैडम क्यूरी और स्मिडट ने, इन दोनों ने इसका पता लगाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1902 में, है ना, 1902 में मैडम क्यूरी तथा उनके पति पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी और इनके पति कौन हो गए? पियरे क्यूरी ने पता लगाया कि यूरेनियम के खनिज, जो यूरेनियम के खनिज हैं, पिच ब्लेंड, यूरेनियम के खनिज पिच ब्लेंड में यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 4 गुनी अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध है। अब यूरेनियम से कंपैरिजन किसका हो गया? यहाँ पर पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। अभी हम लोग देखेंगे। 1902 में मैडम क्यूरी तथा उनके पति पियरे क्यूरी ने पता लगाया कि यूरेनियम के खनिज जो पिच ब्लेंड हैं, यूरेनियम के खनिज पिच ब्लेंड में यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध है।
अब बताइए, अब यहाँ पर एक और नया तत्व, यहाँ पर थोरियम खोजा गया था, यहाँ एक नया तत्व फिर मिल गया, पिच ब्लेंड। और इस पिच ब्लेंड में सबसे पहले यूरेनियम, फिर थोरियम, फिर पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड में कहा जा रहा है यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध है। मतलब कि अब जो नया एलिमेंट पिच ब्लेंड आया है, इसकी जो रेडियो सक्रियता की जो क्षमता है वह यूरेनियम से भी 4 गुना ज़्यादा है। अब रेडियो सक्रियता क्षमता का मतलब क्या हुआ, उससे जो उत्सर्जित होने वाले प्रकाश हैं वह क्या है, यूरेनियम से भी कहीं 4 गुना ज़्यादा है। आप जान रहे हैं कि जिस तत्व में स्वतः जो है प्रकाश उत्सर्जित करने का गुण होगा वह रेडियो सक्रिय तत्व कहलाएगा। तो यहाँ पर पिच ब्लेंड में यूरेनियम से 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पिच ब्लेंड में जो उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की जो मात्रा है वह यूरेनियम से भी 4 गुना ज़्यादा है। और इसका खोज किसने किया, तो पियरे दंपत्ति अर्थात मैडम क्यूरी ने और उसके पति पियरे क्यूरी ने। 1902 में मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने पता लगाया कि यूरेनियम के खनिज पिच ब्लेंड में यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध होती है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड क्या है, आप हम लोग जानते हैं कि पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का अयस्क है। क्या है, पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है, ये बात हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा जान लीजिए, पिच ब्लेंड यह यूरेनियम का एक अयस्क है। अब यूरेनियम का अयस्क है तो अयस्क का मतलब क्या होता है, अयस्क किसको बोलते हैं। देखिए अयस्क क्या है मित्र, तो अयस्क जो है एक प्राकृतिक, आप कह सकते हैं चट्टान या तलछट होता है। अयस्क क्या होता है, एक प्राकृतिक चट्टान या तलछट होता है ना, तलछट होता है जिसमें मूल्यवान खनिज धातुएं पाई जाती है, उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। अयस्क में क्या होता है, प्राकृतिक चट्टान या तलछट होता है जिसमें मूल्यवान खनिज धातुएं होती है, मूल्यवान खनिज धातुएं होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। अब जब इसका शुद्धिकरण करेंगे तो उससे मेटल निकल जाएगा, है ना, तो ये अयस्क कहलाता है। अयस्क प्राकृतिक चट्टान या तलछट होता है जिसमें मूल्यवान खनिज या धातुएं मौजूद होती है। इसे खनन करके पृथ्वी से निकाला जाता है। इसको खनन करते हैं और खनन करके पृथ्वी से निकालते हैं। किसको, पृथ्वी से खनन करके निकालते हैं, अयस्क को निकाला जाता है और इनसे धातुओं को निकाला जाता है। फिर अयस्क से क्या निकलता है, धातु या मेटल, है ना। अयस्क से क्या निकलता है, धातु निकलता है या मेटल निकलता है ना। फिर अयस्क शब्द एंग्लो सैक्सन मूल का है। ये जो अयस्क शब्द है ये कहाँ से बना है, एंग्लो सैक्सन का मूल शब्द है। इसका मतलब धातु का टुकड़ा होता है। इसका मतलब क्या होता है, धातु का टुकड़ा, धातु का टुकड़ा, ये अयस्क के बारे में हुआ। तो अब हम पूरी तरह से समझ गए कि पिच ब्लेंड क्या है। पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है ना। तो यहाँ से अब अयस्क क्या है, तो अयस्क वो है जो प्राकृतिक चट्टान के रूप में या पृथ्वी तलछटों के रूप में प्राप्त होती है, जो मूल्यवान होता है। फिर वह जो है उस अयस्क को पृथ्वी से खनन करके निकाला जाता है, उसको हम लोग अयस्क बोलते हैं। अब फिर अयस्क जो है एक अंग्रेजी वर्ड है, अंग्रेजी वर्ड से लिया गया एक एंग्लो सैक्सन का वर्ड है अयस्क, जिसका अर्थ क्या होता है, धातु का टुकड़ा। यहाँ से आप इसको भी समझ गए अयस्क का मतलब क्या हुआ। ठीक है, अब देखिए पिच, यह जो पिच ब्लेंड बना है, यह जो पिच शब्द है, पिच शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह काला चमकीला पदार्थ होता है। पिच का मतलब क्या होता है, काला चमकीला पदार्थ। ये जो काला चमकीला पदार्थ है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पिच। ये बहुत अलग अलग अर्थ में यूज होता है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका अर्थ काला चमकीला पदार्थ होगा जो कि पिच के रूप में कहलाता है। तो पिच ब्लेंड, इसका खोज किसने किया, मैडम क्यूरी तथा उनके पति पियरे क्यूरी ने पता लगाया कि यूरेनियम के खनिज पिच ब्लेंड में यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 4 गुनी अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी हो गया, ठीक है। और देखिए हाँ, पिच ब्लेंड का तो ये हो गया। अब पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का एक अयस्क है, इसे यूरेनिनाइट के नाम से भी जाना जाता है। पिच ब्लेंड का एक नाम और है यूरेनिनाइट। यूरेनिनाइट भी किसका नाम है, पिच ब्लेंड का ही एक नाम है, यूरेनिनाइट। यह एक खनिज है जिसमें यूरेनियम ऑक्साइड UO2, इसमें क्या पाया जाता है, यूरेनियम ऑक्साइड UO2। यह जो है यूरेनियम ऑक्साइड भी जो है इसमें पाया जाता है, किसमें, पिच ब्लेंड में। पिच ब्लेंड का है ना, इसमें UO2 जो है यह एक खनिज है जिसमें यूरेनियम ऑक्साइड UO2 होता है। यह गहरे नीले रंग का होता है। यह कैसा होता है, गहरा नीला, कहीं कहीं पर काला भी लेता है, ये गहरा नीला रंग का होता है। हम थोड़ा सा पिच ब्लेंड के बारे में बता रहे हैं आपको। देखिए जब इसको आप जानिएगा तो फिर इसके बारे में और रुचि बढ़ती है और चीज़ें समझ में आती है, ठीक है ना। और इसमें 80% तक यूरेनियम हो सकता है ना। पिच ब्लेंड में 80% तक यूरेनियम मौजूद हो सकता है, यूरेनियम मौजूद
होता है। किसमें? तो पीच ब्लेंड में 80% तक। ठीक है, यह यूरेनियम का प्राथमिक स्रोत भी है। पीच ब्लेंड क्या है? यूरेनियम का प्राथमिक स्रोत है। यूरेनियम का प्राथमिक स्रोत, क्योंकि जब इसका अयस्क हुआ तो अब जब हम पीच ब्लेंड को, जब हम इसको प्योरीफाई करेंगे तो यूरेनियम प्राप्त होगा, तो हम इसको यूरेनियम का प्राथमिक स्रोत तो कह ही सकते हैं। किसको? पीच ब्लेंड को। यह यूरेनियम का प्राथमिक स्रोत है और इसमें रेडियम, हीलियम और कई एक्टिनाइड तत्व भी मौजूद होते हैं। रेडियम, हीलियम, है ना, इसमें क्या होता है? रेडियम, हीलियम, इस तरह का कई तत्व जो है ना, इस तरह के कई एक्टिनाइड तत्व शामिल होते हैं। एक्टिनाइड, है ना, तत्व शामिल होते हैं। तत्व शामिल होते हैं किसमें? ये सब होते हैं किसमें? पीच ब्लेंड में। तो मित्र, यहाँ पर हमने आपको पीच ब्लेंड के बारे में भी बताया कि पीच ब्लेंड क्या होता है। सिर्फ अगर हम एक वर्ड की तरह यूज कर देते पीच ब्लेंड तो आपको समझ में कम आता, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि पीच ब्लेंड क्या है। तो यूरेनियम का अयस्क है। अयस्क होने का मतलब क्या है कि जब किसी चीज को शुद्धिकरण करते हैं तो उसके बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है, तो पीच ब्लेंड का शुद्धिकरण किया जाएगा। इसको जो है, इसको यूरेनियम का प्राथमिक जो है स्रोत भी कहा जाता है पीच ब्लेंड को। यह गहरा नीला कलर का होता है। इसमें 80% यूरेनियम डाइऑक्साइड में, है ना, 80% तक यूरेनियम मौजूद होता है और पीच ब्लेंड में रेडियम, हीलियम जैसा एक्टिनाइड तत्व शामिल होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि पीच ब्लेंड में, यूरेनियम से भी अधिक रेडियो सक्रिय तत्व मौजूद है। अब क्या पता चल गया कि पीच ब्लेंड जो है, इस पीच ब्लेंड में यूरेनियम से भी अधिक रेडियो सक्रिय तत्व मौजूद हैं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूरेनियम से 4 गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी इसमें है। तो इससे क्या स्पष्ट हो गया कि पीच ब्लेंड में यूरेनियम से भी अधिक रेडियो सक्रिय तत्व मौजूद हैं। आगे देखिए, इस अनुमान के आधार पर इस वैज्ञानिक दंपत्ति ने, किस वैज्ञानिक दंपत्ति ने? पियरे, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। इस अनुमान के आधार पर इस वैज्ञानिक दंपत्ति ने अपने कठिन और जोखिम भरे अनुसंधान के फलस्वरूप 1903 में, है ना, 1903 में पीच ब्लेंड से रेडियम नामक, पीच ब्लेंड से क्या निकाला? रेडियम नामक एक अत्यंत रेडियो सक्रिय तत्व की खोज की। अब पीच ब्लेंड से एक और रेडियो सक्रिय तत्व निकला जिसका नाम हो गया रेडियम। और यही आप जानते हैं कि रेडियम के आविष्कार के लिए मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला था 1903 में। अभी हम खैर उस पर बात करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। इस अनुमान के आधार पर इस वैज्ञानिक दंपत्ति ने अपने कठिन और जोखिम भरे अनुसंधान के फलस्वरूप 1903 में पीच ब्लेंड से रेडियम नामक एक अत्यंत रेडियो सक्रिय तत्व की खोज की। अब बताइए, सबसे पहले जो बेकरेल थे, हेनरी बेकरेल, इन्होंने किसका खोज किया? यूरेनियम का। और यूरेनियम लवणों से निकलने वाले प्रकाश को कहा, है ना, अदृश्य किरणें स्वतः उत्सर्जित होती है और प्रारंभ में इस अदृश्य किरणों को बेकरेल किरणें कहा गया, बेकरेल के द्वारा। सबसे पहले देखिए, फिर क्या हुआ, आगे बढ़ा और 1898 में, है ना, मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने सुझाव दिया कि यूरेनियम और इसके यौगिक से बेकरेल किरणों का निकलना एक परमाणु जनित क्रिया है, एटॉमिक फिनोमेनन है। यह विशिष्ट गुण यूरेनियम की रासायनिक स्थिति और भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करती। ठीक है। फिर 1898 में देखिए, मैडम क्यूरी एवं स्मीडट ने अन्य रेडियो सक्रिय पदार्थों की खोज करने के क्रम में बतलाया कि थोरियम धातु के तत्व में भी रेडियो सक्रियता पाई जाती है। मतलब खोज जो है चल रहा है। यहाँ पर मैडम क्यूरी ने कहा कि थोरियम धातु के तत्व में भी रेडियो सक्रियता पाई जाती है, जो थोरियम धातु है उसमें भी रेडियो सक्रियता पाई जाती है। यहाँ पर सिर्फ इतना सा कहा गया है। फिर आगे बढ़िए, 1902 में मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने पता लगाया कि यूरेनियम के खनिज पिच ब्लेंड में यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 4 गुनी अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध होती है। ये खोज बहुत बड़ा बात है। यहाँ पर यूरेनियम के खनिज में पिच ब्लेंड में यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध है। यह बहुत बड़ा खोज था। इसके बाद देखिए, यही दोनों पति पत्नी जो है मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने क्या बताया, इससे स्पष्ट हुआ कि पिच ब्लेंड में यूरेनियम से भी अधिक रेडियो सक्रियता तो मौजूद है। अब मालूम हो गया कि पहले तक तो यूरेनियम ही सबसे ज़्यादा रेडियो सक्रियता तो था, लेकिन अब पिच ब्लेंड जो है ये यूरेनियम से भी ज़्यादा रेडियो एक्टिव तत्व, ज़्यादा उस 4 गुना ज़्यादा रेडियो सक्रियता इसमें मौजूद है पिच ब्लेंड में। ये बात मालूम हो गई। फिर इस अनुमान के आधार पर इस वैज्ञानिक दंपत्ति ने अपने कठिन और जोखिम भरे अनुसंधान के फलस्वरूप 1903 में पिच ब्लेंड से रेडियम नामक एक अत्यंत रेडियो सक्रिय तत्व की खोज कर दी। अब पिच ब्लेंड से क्या हो गया, यहाँ पिच ब्लेंड से मालूम हो गया रेडियम का। और रेडियम जब रेडियम प्राप्त हुआ, रेडियम की जब खोज कर दी गई, तब मालूम हुआ कि रेडियम जो है सबसे ज़्यादा पिच ब्लेंड से भी ज़्यादा रेडियो सक्रिय तत्व है। यूरेनियम से ज़्यादा पिच ब्लेंड, अब पिच ब्लेंड से भी ज़्यादा कौन हो गया, रेडियम। सबसे पहले खोज हुआ यूरेनियम में, फिर बाद में खोज किया गया थोरियम का। थोरियम के बाद फिर आया पिच ब्लेंड, अब पिच ब्लेंड के बाद फिर आ गया रेडियम। ठीक है,
तो वैज्ञानिक दंपति ने अपने कठिन और जोखिम भरे अनुसंधान के फलस्वरूप 1903 में पिच ब्लेंड से रेडियम नामक एक अत्यंत रेडियो सक्रिय तत्व की खोज की। आज लगभग 40 प्राकृतिक रेडियो सक्रिय समस्थानिक एवं अनेक रेडियो सक्रिय तत्व ज्ञात हैं। आज जो है 40 प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व और समस्थानिक रेडियो सक्रिय समस्थानिक एवं अनेक रेडियो सक्रिय तत्व ज्ञात हैं। आज जो है 40 से भी ज़्यादा हो गया है ये संख्या, लेकिन उस समय जो है इसका खोज, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी को श्रेय जाता है। और मैडम क्यूरी के बारे में बहुत सा चीज़ हम लोगों ने देखा। कुछ चीज़ और है जो मैडम क्यूरी के बारे में, 1903 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला। 1903 में जो नोबेल मिला, ये मिला था भौतिकी में। किस में मिला था? भौतिकी में, है ना। 1903 में भौतिकी में नोबेल मिला। और फिर जो है 1906 में इनके हस्बैंड का देहांत हो गया। जो पियरे क्यूरी था, इनका देहांत 1906 में हो गया। और इनके देहांत के पीछे कारण बताता है कि ये फ्रांस के थे। एक बारिश के समय में जो है चिकना सड़क पर घोड़े से कहीं जा रहे थे और उसमें जो है वह गिर गया, पैर फिसलने के कारण जो है गिर गया और वहाँ उनका देहांत हो गया। तो ये 1906 में देहांत हो गया। किनका? जो इनका जीवन साथी था, उनका देहांत हो गया। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो 1911 में जो है रसायन विज्ञान में इनको नोबेल मिला है ना। 1911 में भी नोबेल मिला है और ये मिला है रसायन के क्षेत्र में, है ना। रसायन, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन में खोज के क्षेत्र में जो है इनको 1911 में भी नोबेल मिला है ना। और पोलोनियम और रेडियम की खोज इन्होंने किया है। किसका? पोलोनियम। हमने कहा था पोलैंड के नाम पर जो है पोलोनियम का नाम रखा गया, वो मैडम क्यूरी के द्वारा, है ना। तो पोलेनियम प्लस रेडियम, दोनों का ही खोज मैडम क्यूरी द्वारा। रेडियम, है ना। पोलेनियम और रेडियम, ये दोनों खोज किसके द्वारा? मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। ठीक है। और इतना ही नहीं, अभी एक रिकॉर्ड और भी इनके नाम है कि नोबेल जीतने वाली ये पहली महिला है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन हो गई? मैडम क्यूरी। और 2 बार जीतने वाली ये पहले व्यक्ति हैं। 2 बार नोबेल जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन है? मैडम क्यूरी, जिनको कि 2 बार नोबेल मिला। और नोबेल जीतने वाली सबसे पहली महिला भी कौन हो गई? तो वह भी मैडम क्यूरी ही है। और 2 बार जीतने वाली व्यक्ति जो है वो मैडम क्यूरी हैं। और 2 वैज्ञानिक अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल जीतने वाली वो एकमात्र व्यक्ति हैं। 2 अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्र में, मतलब फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, इस अलग अलग डिपार्टमेंट में दोनों में नोबेल ग्रहण करने वाली वो एकमात्र, पूरी दुनिया में एकमात्र व्यक्ति हैं मैडम क्यूरी। तो आज की वीडियो में जो है मित्र, हमने रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी क्या है और इनका जो इतिहास था शुरू से कैसे कैसे जो है इसकी प्राप्ति हुई, कैसे इसका खोज हुआ। तो आज की वीडियो में मूल रूप से रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज कैसे हुई, है ना, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, उसके बारे में हम लोग बात किए। उसमें मैडम क्यूरी को, पियरे क्यूरी को और भी बैकरेल को हम लोगों ने देखा। आज यही वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।